ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 16 ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी वो दवाइयाँ या वो औषधियाँ जो तंत्रिका तंत्र पे कार्य करती है, उन औषधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने जो है यूरिया डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन किया था। वो मेडिसिन यूरिया डेरिवेटिव्स, ये बारबिचुरेट्स जो नर्वस सिस्टम पे असर करती है या काम करती है। और आज हम पढ़ेंगे, कल हम एल्कोलॉइड को भी हमने शुरू किया, एल्कोलॉइड नारकोटिक्स, एल्केलॉइडल नारकोटिक्स, उसमें हमने कल ओपीएम के बारे में अध्ययन किया था। ओपीएम का कैसे उपयोग करते हैं, ओपीएम कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी डोज क्या है, किस किस बीमारी में इसको दे सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फिन। एल्केलॉइडल नारकोटिक्स में हम पढ़ेंगे मॉर्फिन। अब मॉर्फिन जो है ना, ये अफीम का ही रूप है, यानी ये भी एल्कोलॉइड है और अफीम का ही रूप है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में करते हैं। हम मॉर्फिन का उपयोग मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में करते हैं। एक तो एनोडाइन के रूप में, दर्द निवारक, एंटीडोट ऑफ स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग, जो स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग होती है उसका एंटीडोट है मॉर्फिन। और एक जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, उससे पहले प्री एनेस्थेटिक देते हैं। प्री एनेस्थेटिक के रूप में भी मॉर्फिन का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको? पशुओं में इस प्रकार से लगाते हैं। केटल में इसको लगाते समय में सबकट है, इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबकट है। और इसको केटल में और हॉर्स में 100 से 240 mg इसकी डोज है। हॉर्स एंड केटल में इसकी डोज 100 से 240 mg है। शीप में इसकी डोज है 30 से 60 mg और कुत्ते में 8 से 16 mg। तो इसको हम कैसे देते हैं? सबकट देते हैं। और इसके 3 उपयोग है। एनोडाइन एंटीडोट ऑफ स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग और प्री एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थीसिया से पहले जो प्री एनेस्थेटिक के रूप में देते हैं उसमें मॉर्फिन देते हैं। डोज मैंने आपको सबको बता दी। केटल और हॉर्स में 100 से 240 mg है, शीप में 30 से 60 mg है, कुत्ते में 8 से 16 mg है। डोज रूट इसका सबकट है देने का। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है कोडीन। कोडीन जो है ये भी मतलब कि अफीम का ही एक डेरिवेटिव है, अफीम का ही डेरिवेटिव है, यानी व्युत्पन्न एल्केलाइड्स, सेकेंडरी एल्कोलॉइड है ये अफीम का। कोडीन जो है चिकित्सा में मुख्य रूप से कोडीन फॉस्फेट के रूप में काम आता है। आपने देखा होगा सिरप मिलती है कोडीन फॉस्फेट के नाम की, खांसी के लिए सिरप आती है कोडीन फॉस्फेट के नाम की, तो उसमें कोडीन होता है। कोडीन जो है वो अफीम का सेकेंडरी एल्कोलॉइड है। सेकेंडरी एल्कोलॉइड अफीम का है। कुत्तों में और मनुष्य में जो सिरप देते हैं खांसी के लिए, उसमें कोडीन होता है, कोडीन फॉस्फेट होता है। जिस सिरप का नाम है सिरप कोडीन फॉस्फेट। अब ये कोडीन जो है फॉस्फेट है, ये रंगहीन पाउडर है और क्रिस्टल के रूप में होता है। ये जैसे क्रिस्टल होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, अगर आपने देखे होंगे, जो किरचे बोलते हैं ना, अपने गांव में खाते हैं लोग, किरचे खाते हैं, बिल्कुल वैसे क्रिस्टल होते हैं इसके। और पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाता है। इसका जो उपयोग करते हैं ना मुख्य रूप से, वो कैसे करते हैं? एज एन एंटी ट्यूशिव। एंटी ट्यूशिव का मतलब होता है कि खांसी और ब्रोंकियल सीक्रेशन को कम करते हैं। खांसी जब आती है और जब सीक्रेशन होता है यानी कफ निकलता है, उसको कम करता है। एंटी ट्यूसिव का मतलब एक आप ये समझ लो कि जब अपने को खांसी आती है ना, तो गले में खसखसाहट होती है और खसखसाहट के बाद में आपकी खांसी रुकती है। दूसरी अगर आप उसमें एक सिर्फ कोडीन फॉस्फेट दे देते हो तो वो जो गले में खिंच खसखसाहट बंद हो जाती है। एक्सपेक्टोरेंट के रूप में भी देते हैं इसको, एज एन एक्सपेक्टोरेंट, यानी कफ जो है वो तरलता के रूप में ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। अगर आप इसको दे देते हो ना, तो कफ जो है वो गाढ़ा होता है ना, वो थोड़ा पतला होकर बाहर निकल जाता है। अतः इसका उपयोग न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस रोगों में करते हैं। इसको लेने से हल्का सा नशा आता है
अगर आप मान लो कोडिन फॉस्फेट लेते हो तो थोड़ा नशा आता है, इसलिए मनुष्य को श्वास संबंधी रोग या दमा खांसी आदि हो तो इसको विशेष सिरप के रूप में लिया जाता है। इससे थोड़ा नशा होता है तो आदमी को नींद आ जाती है। लेकिन आप जानते हो जब कोडिन फॉस्फेट को खांसी के रूप में यूज करते हैं, थोड़ा इसमें नशा होता है तो लोग बाग इसको नशे के रूप में भी पीते हैं। लोग बाग क्या है, ये सिरप की बोतलें ले जाते हैं और 3-3 4-4 पी लेते हैं नशे के रूप में। तो ये था ओपीएम के बारे में। ओपीएम के जो डेरिवेटिव थे, कोडिन फॉस्फेट है या मॉर्फिन है, उसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे नॉन ओपिएट्स, यानी नॉन ओपीएम, जो जिसमें ओपीएम नहीं होता है, जो नॉन ओपीएम है यानी जिसमें अमल नहीं होता है, उनके बारे में पढ़े। उसमें पहला है कैनेबिस। कैनेबिस जो है, कैनेबिस को नारकोटिक्स के रूप में लिया जाता है। कैनेबिस को क्या बोलते हैं? कैनेबिस को हम गांजा बोलते हैं। कैनेबिस को क्या बोलते हैं? गांजा बोलते हैं। अब ये गांजा अमल नहीं है लेकिन उसकी तरह ही नशा करता है, इसलिए इसको नारकोटिक के रूप में या नशे के रूप में काम में लेते हैं। गांजे को कई किस्में होती है पौधे की जिनसे प्राप्त किया जाता है, यानी गांजा जो है कैनेबिस सेटाइवा नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यानी जो गांजे की किस्में हैं, अलग अलग किस्में गांजे की, कुछ पत्तियों से बनता है, कुछ पत्तियों को सुखाने से बनता है, कुछ फलों को सुखाने से बनता है, उनका अलग अलग नाम है। अगर गांजे का पौधा जो है उसका बॉटनिकल नेम अगर आपसे पूछे तो आप याद रखना है कैनेबिस सेटाइवा। कैनेबिस सेटाइवा इस पौधे का नाम है, गांजे का पौधा है। और गांजे के अगर फल को सुखा लेते हैं, फलों को सुखा के अगर तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं गांजा। गांजे के पौधे के फल लगते हैं, उनको अगर सुखा लेते हैं तो उससे जो पाउडर बनता है उसको गांजा बोलते हैं। पत्तियों को अगर सुखा लेते हैं, गांजे की पत्तियों को, तो उसको चरस बोलते हैं, उसको बोलते हैं चरस। और ताज़ा निकली हुई पत्तियाँ, फूल और फूल के ऊपर फल रूपी भाग को सुखाकर, अगर मान लो देखो फलों को सुखाते हैं गांजा बन जाता है, पत्तियों को सुखा लेते हैं तो चरस बन जाती है। और ताज़ा जो पत्तियाँ निकलती है उनको फूल और फूल के ऊपर के फूल रूपी भाग जो होता है, फल रूपी भाग फूल के ऊपर जो होता है ना, जिससे फल बनने से पहले, उनको अगर सुखा लेते हैं तो भांग बनती है। और इसी को अगर सांद्रता के रूप में प्राप्त कर लेते हैं ना, कन्फेक्शन ऑफ ड्रग कन्फाइंड करके ना, उसको सांद्र रूप में प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हशीश बोलते हैं। आप बताओ, गांजे के पौधे से 4 चीज़ें बनती है। क्या क्या बनती है ये आपको पूछा जाएगा कि गांजे का जो पौधा है उससे 4 चीज़ें, नारकोटिक्स कौन कौन से प्राप्त होते हैं? तो उससे होती है गांजा, चरस, भांग और हशीश। अब आपको पूछेंगे एग्ज़ाम में कि भाई हशीश जो गांजे के कौन से पौधे के कौन से भाग से बनती है हशीश? तो हशीश जो है उसके जो ये ताज़ा निकली पत्तियाँ, फूल और वगैरह है ना, इनको जब सुखा लेते हैं और उसको जब सांद्र कर लेते हैं, कन्फाइंड कर लेते हैं, कन्फेक्शन, तो उससे जो ड्रग प्राप्त होता है तो हशीश बोलते हैं। पत्तियों को सुखा लेते हैं तो उसको चरस बोलते हैं। और अगर मान लो फलों को सुखा लेते हैं तो उसको गांजा बोलते हैं। और अगर ताज़ा निकली पत्तियाँ, फूल और फूल के ऊपर जो लगता है फल से पहले, उनको सुखा लेते हैं तो भांग बन जाती है। तो ये एक्चुअल में गांजे के ही 4 रूप हैं पौधे के। अब दवा के रूप में इसका कैसे उपयोग करते हैं? अब ये देखने वाली बात है कि भाई जो गांजा है, भांग है, हशीश है या चरस है, इसको दवा के रूप में भी तो काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं? एक तो इसको एनोडाइन और हिप्नोटिक्स में काम में लेते हैं। एनोडाइन और हिप्नोटिक्स, यानी घोड़ों में मुख्य रूप से पेट दर्द में, कोलिक जब होता है या इंट्राइटिस आदि में इसका उपयोग करते हैं, तो एनोडाइन यानी दर्द कम करता है। अब ये ओपीएम और मॉर्फिन, ओपीएम और मॉर्फिन जो है, ओपीएम की एल्कोलाइड मॉर्फिन होता है, तो ओपीएम और मॉर्फिन की तुलना में अच्छी तरह से असर करने वाली दवा है। आप अगर मॉर्फिन या अमल देते हो पेट दर्द में, उससे अच्छा काम करता है ये। कौन? गांजा। एज एन एंटीस्पाज्मोडिक, यानी अगर आंत या पेट में दर्द होता है, ऐंठन आके, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं आंटे अणा, पेट में आंटे अणा, जिसको ऐंठन बोलते हैं। अगर इस प्रकार का दर्द हो, जिसे स्पाज्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस हालत में हम इसको काम में ले सकते हैं। अगर मिर्गी आती है,
एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, गांव में कई लोगों को पड़ते हैं, उस मिर्गी के दौरे जो है बड़े जानवरों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुत्ते वगैरह में जो है ना इस प्रकार कुछ डिजीज़ होती है, कोरिया वगैरह जो आप आगे मतलब कि कैनाइन डिस्टेम्पर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आएगा, तो उसमें भी हम जो है इसको उपयोग में ले सकते हैं। किसको? गांजे को। आंतों के मरोड़ संकुचन, इंटेस्टिनल स्पाज्म वो एक ही बात है, एंटीस्पाज्मोटिक का काम करता है। धनुषवायु मतलब टिटनस को धनुषवायु बोलते हैं, उसमें आदमी जो है ना अकड़ जाता है मुड़ के धनुष की तरह, इसलिए उसको धनुषवायु बोलते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। और एक जनरल एनेस्थेटिक के रूप में भी काम में लेते हैं। पशु को पूर्ण रूप से बेहोश करना हो घोड़ों में मुख्य रूप से, तो इस औषधि का उपयोग हम करते हैं घोड़े में, लेकिन अन्य पशुओं में इसका उपयोग बहुत ही कम करते हैं, नहीं करते, नहीं के बराबर है। अब नेक्स्ट आता है कोकेन। कोकेन आपने नाम सुना होगा, कोकेन, हीरोइन वगैरह ये नाम सुनते हो ना, तो कोकेन जो है ये क्या है, ये साइथ्रोजाइलम स्पेसीज से प्राप्त होने वाला एल्कलॉइड है। यानी एक पौधा है जिसका स्पेसीज का नाम है साइथ्रोजाइलम स्पेसीज, साइथ्रोजाइलम स्पेसीज। अब इससे ये कोकेन प्राप्त होती है, इसका पशु चिकित्सा में उपयोग जो है नहीं के बराबर होता है। कोकेन जो है ये कोकेन मनुष्य में ज़्यादा यूज करते हैं कोकेन नशे के रूप में, लेकिन पशुओं में इसका उपयोग पशु चिकित्सा में नहीं के बराबर है। अब आता है नक्श भूमिका। नक्श भूमिका जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उद्दीपन करने का काम आता है, यानी स्टिमुलेट करता है इसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो आते हैं दोनों, जो आपने एनाटॉमी पढ़ रखा है। अब एनाटॉमी का जो ज्ञान है ना उसको आपको यहाँ पे उपयोग करना है, अदरवाइज आपको क्या है कि ये दवाइयाँ जो है ना समझ में आएगी नहीं। तो नक्श भूमिका जो है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे काम करता है। अब इस हिंदी में जो है नक्श भूमिका को कुचिला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कुचिला बोलते हैं। आपने कहावत सुनी है, कुचिला जो है ना कुत्तों के लिए जहर होता है, तो कुत्ते को मारने के लिए कुचिला देते हैं। तो आदमी अगर कोई काम नहीं करता है, वो अगर गांव में घूमता रहता है ना, तो उसको कहते हैं कि कुचिले खाए हुए गंडे की तरह घूम रहा है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम पे असर करता है, तो वो बावड़ा हुआ घूमता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये दवाई काम करती है नक्श भूमिका। इसको हिंदी में कुचिला बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पॉइजन नट भी बोलते हैं, पॉइजन नट भी इसको बोलते हैं। ये स्ट्रिक्नीन नक्श भूमिका नामक पेड़ का नहीं, स्ट्राइकोनस नक्श भूमिका नाम का पेड़ होता है, उसके डिस्क शेप के बीज होते हैं, और उसमें मुख्य रूप से स्ट्रिक्नीन नामक एल्कलॉइड होता है 1 से 2%। क्या समझे आप इससे? यानी जो पेड़ है उसका नाम है स्टाइक्नोस नक्श भूमिया, स्टाइक्नस नक्श भूमिया पेड़ का नाम है। उसके बीज जो है वो डिस्क के शेप के, जैसे डिस्क होता है वैसे ही उसके शेप के बीज होते हैं, उस बीज में स्ट्रिक्नीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है 1 से 0.2%, 1.2% एल्कलॉइड होता है उसमें। इसके पके हुए सूखे बीज को नक्श भूमिका कहते हैं। जो सूखे हुए बीज होते हैं ना, पके हुए सूखे बीज, उनको नक्श भूमिका बोलते हैं। औषधि के लिए इसको उपचार में काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं? पलो नक्श भूमिका पाउडर बना के नक्श भूमिका का, और टिंचर नक्श भूमिका, 2 प्रकार से लेते हैं। नक्श भूमिका पाउडर और टिंचर बनाते हैं नक्श भूमिका की। तो पाउडर के रूप में कैसे काम में लेते हैं? इसमें पाउडर में बीज को पीस लेते हैं, पीस के पाउडर बना लेते हैं। उस पाउडर में जो नक्श भूमिका पाउडर जो है उसमें 1.2% स्ट्रिक्नीन होता है, जो एल्कलॉइड है ना वो 1.2% होता है। इसकी खुराक स्टोमकी का मतलब था भूख लगने के लिए। पशु अगर भूख नहीं लगती है, पशु भूख नहीं लगती है, कहते हैं जी चारा नहीं चल रहा है या खाना नहीं खा रहा है कुत्ता वगैरह, तो उसको नक्श भूमिका पाउडर देते हैं। कैसे देते हैं? केटल में 4 से 8 ग्राम देते हैं, घोड़े में 1.3 से 4 ग्राम देते हैं, कुत्ते में 30 से 200 mg देते हैं। इसकी खुराक है एक टाइम की, तो इसकी ये पाउडर ओरली दे देते हैं, जिससे क्या उसको भूख लगने स्टोमकी कहिए, स्टोमक की टोन को बढ़ाता है, जिससे पशु को भूख लग जाती है। और एज ए इंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट, यानी इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए भी इसको देते हैं। कैसे देते हैं इसको?
15 से 30 ग्राम केटल हॉर्स में देते हैं इंटेस्टाइन स्टिमुलेंट के लिए, जैसे कब्जी वगैरह हो छोटी मोटी तो उसको नक्सभूमि का दे देते हैं घोड़े में और गाय भैंस में। अब एक होता है टिंचर नक्सभूमि का। टिंचर नक्सभूमि का जो है ये टिंचर होती है जिसमें एल्कोहल वगैरह मिला के टिंचर बनाते हैं। पीछे आपको टिंचर बनाना बताया था मैंने, वीक सॉल्यूशन टिंचर का और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, बिल्कुल वो याद रखना। उसी से ये टिंचर नक्सभूमि का बनती है, उसी फार्मूले के आधार पे। अब ये जो टिंचर नक्सभूमि का इसमें स्ट्रिक्निन जो है 1.125% होती है, यानी 0.125% स्ट्रिक्निन होती है इसमें, जबकि आपके पाउडर में 1.2% स्ट्रिक्निन होती है। तो पाउडर में स्ट्रिक्निन ज़्यादा होती है और टिंचर नक्सभूमिका में स्ट्रिक्निन जो है उसकी मात्रा कम होती है। अब इसकी खुराक क्या है? खुराक, अब इसका यूज़ तो आपको पहले बता चुके हैं ना कि स्टोमकिक के रूप में या इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट और स्टिमुलेंट के रूप में। तो इसकी खुराक जो है केटल हॉर्स में, केटल में 30 ml देते हैं, हॉर्स में इसकी खुराक है 15 से 30 ml। हॉर्स में 15 से 30 ml खुराक है, केटल में 30 ml है, डॉग में 12 से 0.6 ml, ये इसकी खुराक है। उपयोग कैसे करते हैं इसका? इसका उपयोग है, एक तो बीटा स्टोमकिक है, यानी पाचक रसों को बढ़ाकर भूख बढ़ाता है। स्टोमकिक का मतलब है पाचक रस पेट में बढ़ा के। इसका बीटा स्टोमकिक का मतलब यही है कि जब आप इसको ओरली देते हो तो ये पेट में जाके पाचक रसों को बढ़ा देते हैं, जिससे पशु को भूख लग जाती है, भूख बढ़ जाती है। इंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट, इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या है कि जो फीकल मटेरियल है वो आसानी से पास हो जाता है। एज ए साइलेगोटोनिक, यानी लार का स्राव बढ़ा देता है। ये लार का स्राव बढ़ा देता है, जिससे भोजन अच्छी तरह से पशु खा लेता है, पशु का भोजन रुचिकर हो जाता है लार से। आप जानते हो, सब आपने पहले पढ़ रखा है। एज एन एफ्रोडिशियक, यानी इसका काम जो है ना, अगर इसको आप पशुओं को देते हो तो उसकी जनन क्रिया बढ़ जाती है, यानी वो सेक्स पावर बढ़ जाती है पशु की, उसको एफ्रोडिशियक बोलते हैं। एफ्रोडिशियक का मतलब है जो पशु की सेक्स पावर को बढ़ाता है। तो नक्सभूमिका को अगर पशु को आप देते हो तो उसकी सेक्स पावर बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा गांव में सांड है, या जिनको आप बुफेलो बुल बोलते हो, झोटे, वो जब सर्विस करते हैं तो 4-5 साल बाद में वो ढीले पड़ जाते हैं, यानी सर्विस करना बंद कर देते हैं। तो उसको नक्सभूमिका आप दे देते हो तो उनकी पावर जो है वापस आ जाती है, वो फिर सेक्स करने के काबिल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एफ्रोडिशियक। ये दवाइयाँ एफ्रोडिशियक बोलते हैं इनको। एज एन एक्सपेक्टोरेंट, खांसी वगैरह में अगर आप इसको दे देते हो इलेक्ट्रोली बढ़ा के तो ये कफ को बाहर निकाल देता है। नर्वाइन टॉनिक भी है ये। अगर पशु जो है सुस्त बैठा है तो उसको उत्तेजित करना है तो उसको आप दे सकते हो, तो नर्वाइन टॉनिक का काम करेगा। रेस्पिरेटरी, कार्डियक और सेरेब्रल और स्पाइनल स्टिमुलेंट, देखो कितने बार काम है इसके। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। कार्डियक का मतलब हार्ट, सेरेब्रल का मतलब है दिमाग, और स्पाइनल का मतलब है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कोर्ड है उसको स्पाइनल बोलते हैं। इनको स्टिमुलेट करता है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, ये उपयोग भी आप याद कर लेना। चौथा जो इसके अंदर आता है वो है स्ट्रिक्निन। स्ट्रिक्निन बोलते हैं इसको। स्ट्रिक्निन यानी STRYCHNIN, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्निन। ये नक्सभूमिका सीड से प्राप्त किया, यानी जो नक्सभूमिका है उसके बीज से प्राप्त किया जाता है। ये नक्सभूमिका के सीड से प्राप्त किया जाता है, तथा औषधि के रूप में स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में काम में आता है। स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में काम आता है। इसका उपयोग जो है वो नक्सभूमिका जैसा ही है। नक्सभूमिका में तो स्ट्रिक्निन है, ये स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड जो बीज से प्राप्त किया जाता है। तो इसका उपयोग वही उपयोग है जो नक्सभूमिका आपने पढ़ा अभी तक, मतलब बीटा स्टोमकिक है, इंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट है, साइलेगोटोनिक है, एफ्रोडिशियक का काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, नर्वाइन टॉनिक का काम करता है, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, सेरेब्रल, स्पाइनल स्टिमुलेंट का काम करता है। तो इसकी जो है खुराक क्या है? इसकी खुराक अगर आप इसको ओरली देते हो, यानी मुंह से देते हो, मुंह से यानी पेट में देते हो, तो केटल हॉर्स में इसकी खुराक 30 से 60 mg है, और कुत्ते में 0.3 to 0.6 mg है। अगर आप इसको सबकट देते हो, अगर इसका सॉल्यूशन बना के सबकट लगाते हो इंजेक्शन से, तो हॉर्स एंड केटल में इसकी डोज वही है 30 से 60 mg, और कुत्ते में 0.3 to 1 mg, ये इसकी डोज है। ये औषधि जो है एनालेप्टिक कार्डियक स्टिमुलेंट है।
एनालेप्टिक और कार्डिक स्टिमुलेटर ज़्यादातर जो हार्ट को स्टिमुलेट करता है एनालेप्टिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, और ये कोरामिन के रूप में जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड को कोरामिन इंजेक्शन मिलता है मार्केट में, उससे जानते हैं। ये रंगहीन, मतलब वैसे तो ये कलरलेस होता है लेकिन हल्का पीला तेलीय द्रव्य है। ये हल्का पीला तेलीय ऑयली द्रव है ये। एज ए इंजेक्शन निकेथेमाइड, यानी ये इंजेक्शन निकेथेमाइड के रूप में भी बाजार में अवेलेबल है। निकेथेमाइड को इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, आईवी दे सकते हो, सबकट में दे सकते हो, तीनों रूट है इसको देने के। अब इसकी डोज जो है पेटल और उसमें 10 ml है। जो निकेथेमाइड इंजेक्शन मिलता है मार्केट में, उसकी डोज है 10 ml और 25% सोल्यूशन के रूप में ये मिलता है मार्केट में। डॉग में 1 से 4 ml इसकी डोज है। इसका उपयोग क्या है? एस्फिक्सिया, जब सांस नहीं आता ना पशु को, एस्फिक्सिया का मतलब होता है सांस नहीं आता है पशु को, तब उसको देते हैं हम एस्फिक्सिया में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है उसकी अगर टॉक्सिसिटी पशु में हो जाए ना, तो इसको देते हैं, जहर को ख़त्म कर देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर को। अगर पशु कोलेप्स हो गया, कोलेप्स का मतलब मरने वाला पशु मर गया, यानी वो लास्ट स्टेज में हो, मरने के कगार पे हो, तो उसे या आपने उसको ज़्यादा एनेस्थेसिया की दवाई ज़्यादा दे दी हो, अथवा उसको नमूनिया या कोई और कारण हो, तो निकेथेमाइड का इंजेक्शन जो है आईवी या इंट्रामस्कुलर तुरंत लगा देना चाहिए, जिससे पशु ठीक हो जाता है। ठीक है, ये अब छठा जो चीज़ इसमें है नॉन ओपीएम में, वो है मस्क, कस्तूरी बोलते हैं जिसको, कस्तूरी मृग आपने सुना नाम, कस्तूरी हिरण, कस्तूरी मृग जो काला हिरण होता है ना, उसको कस्तूरी मृग बोलते हैं। उसकी कस्तूरी मृग की नाभि में, यानी जो उसकी नाभि या सुंडी जो बोलते हैं, कस्तूरी मृग काले हिरण की जो नाभि है, उसमें एक प्रीप्यूशियल फॉलिकल, नाभि में प्रीप्यूशियल फॉलिकल एक्चुअल में क्या है कि ये पेनिस का प्रीप्यूस जो है उससे मतलब है इसका, प्रीप्यूस जो है उससे, उसमें एक फॉलिकल होता है, फॉलिकल एक गांठ होती है, उसमें से एक स्राव निकलता है। वो स्राव जो है ना, वो सूखने के बाद में कस्तूरी कहलाता है। अगर अपने नाभि देखोगे आप, अपनी नाभि में कई बार मेल जम जाता है, अपनी सुंडी के अंदर अगर देखोगे ना 5-6 महीने अगर आपने उसको साफ नहीं किया तो उसमें मेल जम जाता है काला काला। बिल्कुल सेम इसी तरह से कस्तूरी मृग जो है, उसकी नाभि में एक जो प्रीप्यूस जो है उसकी, उस प्रीप्यूस के अंदर एक गांठ होती है जिसको बोलते हैं फॉलिकल। उस फॉलिकल से एक सीक्रेशन निकलता है, और वो सीक्रेशन जब सूख जाता है तो उसको फिर क्या है, कस्तूरी बोलते हैं। और वो कस्तूरी एक प्रकार की महक पैदा करती है, जिसको ताज़ा कस्तूरी अगर आप निकालोगे तो वो उसका रंग दूधिया होगा, जैसे दूध का रंग होता है वैसा रंग होगा। लेकिन बाद में उसको जब आप रख दोगे तो वो लाल या खून के कलर की दानेदार होती है, तीव्र गंध वाली होती है। इसीलिए हिरण जो है ना, जिसके नाभि में ये कस्तूरी पैदा होती है, उसको पता नहीं होता कि मेरे पास नाभि में है ये कस्तूरी, वो उसको उस स्मेल को लेके ढूंढता रहता है उसको। ये आपने गांव में कहावत सुनी होगी, कस्तूरी मृग के अंदर कस्तूरी निपजती है, उपजती है या पैदा होती है, लेकिन वो उसको ढूंढता रहता है, यार उसको पता ही नहीं है। तो ये वो कस्तूरी है, और इससे क्या सेंट बनते हैं, सेंट बहुत महंगे महंगे सेंट बनते हैं जो आप लोग लगाते हो कपड़ों पे। अब इसका उपयोग जो है ना, मेडिसिन में क्या उपयोग है इसका उपयोग है मिर्गी के दौरों में, हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं उनमें, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। अगर रेस्पिरेशन जो है कम मात्रा में आता हो, धीरे धीरे आता हो, या हार्ट की बीट जो कम हो गई, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम जो है ये कस्तूरी देते हैं। पेट दर्द हो जाए तो कस्तूरी देते हैं, तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। कोलेरा बीमारी है, कोलेरा बीमारी में इसको देते हैं। कोलेप्स का मतलब है आदमी मरने वाला होता है, उसको कोलेप्स हो गया मतलब मर रहा है, उसको कोलेप्स बोलते हैं। और लकवा, पैरालिसिस हो जाता है। लकवा तो आप गाँव में जानते हो, लकवा की भाषा तो समझते हो, जिसमें हाथ पे काम करना बंद कर देते हैं। और महंगे परफ्यूम, बहुत महंगे परफ्यूम यानी सेंट बनाने के काम में आता है। अब इसकी खुराक जो है, मैंने ऊपर बीमारियां बताई थी ना आपको, मिर्गी, लकवा, या मान लो हिस्टीरिया, कोलेरा, कोलेप्स, इनमें इसकी खुराक है। कैटल हॉर्स में 0.6 से 2 ग्राम इसकी खुराक है।
तो ये आपको याद करना है कस्तूरी कहाँ से बनती है, और इसको जब ताज़ा निकालते हैं इसका कलर क्या होता है, रखने के बाद में कलर क्या हो जाता है, इसकी डोज क्या है। कुत्ते में इसकी डोज है 0.12 से 0.3 ग्राम। तो नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर आज जो हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कल जो नेक्स्ट में जो बचेंगे वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।